नमस्कार दोस्तों, हंसिनी एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के व्यंजन संधि के नियम पढ़ रहे हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है व्यंजन संधि का नियम। अगर दोस्तों आप नियम को भली प्रकार से जान लो तो व्यंजन संधि को पहचानना समझो कि एक चींटी को हाथी के मारने जैसा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप नियम भली प्रकार से जान रहे हैं तो आपको संधि पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों आप आसानी से उसे पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो नियम है सबसे अहम पॉइंट होता है नियम। हमने संधि दो तो पढ़ ली। पहला नियम पढ़ लिया, पहले का तीसरे में परिवर्तन। वर्ग का पांचवा व्यंजन किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये होता है नासिक के व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें क्या है, प्राणवायु नासिक के यानी नाक के इंद्रियों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती हैं, उसे हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। ये क्या होते हैं? इनकी संख्या 5 होती है। ठीक, चलिए, तो ये तो हमने पहले पढ़ा दिया था वर्णमाला में। लेकिन आज हम देखते हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 3। ठीक, नियम नंबर 3 में क्या कह रहा है नियम, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, हम कैसे इसे करेंगे, आज सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। तो आइए बने रहिए वीडियो पे और हम आपको ले चलते अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, चलिए व्यंजन संधि नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है? 6 संबंधी नियम, मतलब छाता जिसे हम कहते हैं। ठीक है, छतरी। इसको क्या है, जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व दीर्घ ये तो भाई अब बताने वाली चीज़ आ गई, स्वर की चीज़ें हैं। स्वर व्यंजन हमने पढ़ाया था वर्णमाला में, तो इसमें देखेंगे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? महज 4 होती है। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। ठीक, तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा एक बार जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने के लिए या जिनका उच्चारण करने के लिए हमें कम से कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अ, ई, उ और री। ठीक, ये तो हो गए हमारे ह्रस्व स्वर। अब कहता है कि जब किसी ह्रस्व स्वर, यहां तक तो क्लियर हो गया, या दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की बात आती है। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने के लिए ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। बिल्कुल आसान भाषा में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा क्या लगता है? 2 गुना समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। क्या करने में? उनका उच्चारण करने में। ठीक, कुछ इधर उधर मत जोड़िएगा, जैसे मैंने कह दिया क्या करने में। चलिए आइए, तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, ये हैं हमारे दीर्घ स्वर। अब देखते हैं कि 6 संबंधी नियम का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। स्वर के आगे, मतलब पहले जैसे खंड करेंगे, संधि करेंगे, तो जो खंड का पहला का लास्ट वर्ड हो वो क्या हो? ह्रस्व या दीर्घ स्वर, यानी इनमें से कोई एक हो। ठीक, इन सभी में से कोई एक हो। और दीर्घ स्वर के आगे 6 आता है, इनके बाद अगर ए वर्ड आ जाए तो, क्योंकि हम नियम तो इसी का पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर ये आ जाए तो 6 के पहले चे हो जाता है, इसके पहले क्या हो जाएगा? चे हो जाएगा। ठीक, क्लियर? अगर इसके आगे 6 आता है तो 6 के पहले चे हो जाता है। ये तो इसका रहा 6 संबंधी नियम को कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम उदाहरण की बात करते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं। देखते हैं कि वास्तव में अगर कोई स्वर के बाद 6 आता है तो उसके पहले चे लगता है या नहीं लगता है, किसके? कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक, चलिए, तो पहला परिच्छेद। ठीक, परिधन छेद बराबर क्या हो जाएगा? परिच्छेद। ठीक,
यही होगा। अब देखिए उदाहरण में तो हमने परिधन छेद बराबर परिच्छेद कर दिया, लेकिन वास्तव में क्या हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से 6 के पहले च आ रहा है कि नहीं, हम इसे क्लियर करेंगे। और इसके आगे किसके, इसके स्वर, ह्रस्व स्वर और व्यंजन स्वर का कोई एक है, उसके बाद 6 आ रहा है कि नहीं। अगर उसके बाद 6 आता है तभी 6 के पहले हम क्या लगाएंगे, च लगाएंगे, नियम के अनुसार। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, परिच्छेद, परिधन छेद बराबर परिच्छेद। ठीक है, अब तो हमने संधि कर दी। अब देखते हैं कि इसमें क्या स्वर आ रहे हैं, कौन से, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। इन दोनों स्वरों का समावेशन हो रहा है तब तो हमारी संधि सही होगी, अगर नहीं है तो क्या है, गलत है, अर्थात नियम पे हम नहीं चल रहे हैं, नियम के तहत नहीं चल रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं परिच्छेद, इसका हम खंड करेंगे। प हो जाएगा दोस्तों हलंत प्लस अ हो जाएगा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जब हम इसका खंड करेंगे तो स्वर क्या होगा, अलग हो जाएगा उससे, और जो व्यंजन है हमारे वो क्या हो जाएंगे, हलंत वर्ण में पारित हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। प्लस, अब देखिए यहाँ पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा प्लस र। ठीक, यही होगा। अब हम देख रहे हैं कि स्वर आया है कि नहीं, तो लास्ट इन दोनों को तो हम छोड़ देंगे, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संधि में पहले खंड के लास्ट वाले से अक्षर से क्या होता है, अक्षर संबंध होता है, किससे, सेकेंड खंड के पहले अक्षर से। ठीक, यही होता है। चलिए आइए देखिए, तो हमें क्या चाहिए, ई चाहिए, तो क्या हो गया, ई सॉरी छोटी ई प्लस 6 में ये आ गया क्या, 6। तो हमने नियम क्या पढ़ा है कि आगे किसके, दीर्घ स्वर व ह्रस्व स्वर। अब ये कौन सा स्वर है, ये तो है हमारा क्या, ह्रस्व स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर में ई आ रहा है और हमारा खंड में भी ई आ गया, और ई आया है किसमें, खंड के पहले के लास्ट अक्षर में, और दूसरे खंड के पहले अक्षर में हमारा क्या आया है, 6 आया है। तो क्या हो जाता है, आगे 6 आता है तो 6 का क्या, पहले च हम कर देते हैं, अर्थात इस 6 के पहले हमने क्या कर दिया है, आधा च, अर्थात च हो गया है, बराबर क्या हो जाएगा, च, अर्थात नियम के तहत हमारी संधि क्या है, सही है। ये तो हो गया 6 संबंधी नियम। अब ए ई का नियम हो गया। नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2, आधन छादन। ठीक, बराबर आच्छादन। ठीक है, आज चलिए देखिए इसमें हम क्या हमें मिला, ये हो गया दीर्घ स्वर। ठीक, ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर। हमने दीर्घ स्वर भी लिख रखा है, आ ई, बड़ी ई है, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ठीक, ये तो हमारे दीर्घ स्वर हो गए। अब दीर्घ स्वर में पहला स्वर क्या आ गया है, आ गया है, क्योंकि ये खंड में पहला एक ही एकल वर्ण है। ठीक है, आ गया। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आ प्लस पहले 6 आ गया। अब इसे 6 प्लस आ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हलंत हो जाएगा। तो यहाँ पे हलंत का कोई मतलब नहीं है, हलंत हम नहीं भी लिखेंगे, हमें क्या है, दिखाना है बस नियम के अनुसार कि जो छतरी है वो आई है कि नहीं। छाता छ हमारा आ गया, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का जब मेलो होगा तो हमें च मिलना चाहिए, क्योंकि नियम में हमने वही है, क्योंकि हम नियम के द्वारा एक तरह से प्रतिबद्ध है कि इस नियम पे हमें चलना है। तो उदाहरण सटीक उसी प्रकार का उदाहरण हम लेकर चलेंगे और उदाहरण को इस तरीके से समझाएंगे जो इस पे और इन पे स्वरों और व्यंजनों का जो समावेशन है, इनके खंड हैं, किस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं, उसी नियम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे। अर्थात समझाने का एक ऐसा तरीका है, मैंने ये लिख रखा है ताकि आपको ये बताने में मुझे कठिनाई ना हो, समझाने में ज़्यादा ईजिली हो कि दीर्घ स्वर और स्वर ह्रस्व स्वर जब दोनों आते हैं उसके बाद अगर छ आता है तो हम च में परिवर्तन कर ले। ये आपको समझने में बहुत ईजिली और बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया च अर्थात आच्छादन। अगर 6 आता है तो स्वर के बाद कोई 6 आता है तो उसके पहले हम क्या लगा लेते हैं, च लगा लेते हैं, अर्थात क्या हो गया, आधन छादन बराबर आच्छादन। ठीक,
क्लियर। चलिए नेक्स्ट नंबर 3, पद धन छेद बराबर पद छेद। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्या है, प है हलंत प्लस एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, प्लस द आ गया प्लस हो गया, ये हलंत हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, अ चाहिए, क्या है अ, ये है ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर हमें इसमें दिखा गया किसके, खंड के पहले अक्षर में, अर्थात पहले खंड में हमें ये प्राप्त हुआ। और दूसरा खंड है क्या, 6 आ गया। पहले दूसरे खंड में हमें इसकी ज़रूरत है, अगर चाहें तो प्लस हम एक कर सकते हैं, इसे हलंत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हलंत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें व्यंजन केवल 6 चाहिए। और जिस खंड में हमें 6 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, अ प्लस 6 बराबर 6, हमें यही चाहिए, अर्थात 6 से पहले 6 लगा हुआ है। ये रहा किसका, 6 संबंधी नियम। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड, नियम नंबर 4, म का पंचमाक्षर में परिवर्तन। म का किसमें, पंचमाक्षर में, म का पांचवा। ठीक है, समझ जाइए, मैं इसलिए थोड़ा सा लिखा हूं क्योंकि ये समझाने के लिए है, म का पांचवा अक्षर में परिवर्तन। ठीक है, अब जब म का पांचवा अक्षर में परिवर्तन होगा तो इसके नियम क्या होंगे, म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए। चलिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन मैंने अभी कल नेक्स्ट पिछली वीडियो में मैंने बताया था, स्पर्श व्यंजन कौन है, क से लेके म तक इनकी संख्या कितनी होती है, 25। ठीक, अगर कोई भी पूछे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो साधारण सा बिल्कुल सिंपल सवाल है, क से लेके म तक ये जो व्यंजन है ये कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, चलिए इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए। ठीक, केवल स्पर्श व्यंजन क से म तक, इसमें वर्ग का कोई नियम नहीं है। ठीक है, इसने किसी नियम को नहीं किया है, क से लेके म तक 25 वर्ण में से कोई सा भी व्यंजन क्या स्पर्श व्यंजन आए तो म के स्थान पर, किसके स्थान पे, म के स्थान पे, ये हो गया म के स्थान पे उसी वर्ग का, किस वर्ग का, पांचवें वर्ग का। ठीक, इस वर्ग का, अंगा इया ड न और म। ठीक है, म किस वर्ग का है, पांचवें अक्षर का वर्ण है। अब ये कह रहा है कि म आए तो म के स्थान पर, किसके स्थान पे, म के स्थान पे क्या हो जाता है, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। मतलब इसी वर्ग का, इस वर्ग का कोई सा भी अक्षर क्या हो जाता है, उसी के स्थान पे रख दिया जाता है। ठीक, ये तो है म संबंधी नियम। नंबर 4, इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। ठीक, उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, सम धन कर, सम धन कर। ठीक, इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, शंकर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, शंकर, शंकर। ठीक, ये क्या है, इसको बोलने के लिए शंकर, शंकर क्या है, नासिक के व्यंजन, मतलब नासिक के व्यंजन की वो हो रही है। आधा न है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, ड अगर बीच में आ जाए तो हमने क्या है, ड को भी लिख सकते हैं, अंगा इसमें हमने क्या है, शंकर। इसी वर्ण का ये क्या है, पांचवा अक्षर है, और हमारा संधि क्या है, समधनकर बराबर शंकर। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अगर एग्जाम में ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, दोनों में से अगर एक दे दे तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। सम धन चय बराबर संचय, क्या हो गया,
संचय। संचय मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना, एकत्रित करना। क्या है? संचय, इकट्ठा करना। ठीक है। संचय जो है ये क्या है? जो बिंदी लगी है वो अंग की मात्रा है ना, तो अंग की मात्रा संचय, अर्थात नासिक के 5वां अक्षर में क्या होता है? परिवर्तित हो रहा है और बोलने में हमें नासिक के व्यंजन का क्या आभास हो रहा है। इस प्रकार समधनचय बराबर संचय। ठीक है, ये भी सही है। अगर संचय दे दे तो कंफ्यूजन मत होइएगा, इसमें तो कोई 5वां अक्षर दिख ही नहीं है। स दिख रहा है, च दिख रहा है और यह दिख रहा है। नहीं, संचय आधा न भी लिख सकते हैं या ऊपर बिंदी भी डाल सकते हैं। क्या हो? ये 5वां अक्षर को इंगित कर रहा है। ठीक है। घम धन टा बराबर घंटा। ठीक है, घंटा। अब देखिए क्या है? म आ रहा है ना और बाद में क्या आ रहा है? ट आ रहा है। तो ये लिखा है ना कि म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए। ट क्या है? ट तो स्पर्श व्यंजन है ही है ना। ट क्या है? स्पर्श व्यंजन है, पहले वर्ग का पहला अक्षर है और ये ट है। तो इसका नियम है कि अगर म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, कोई सा भी आ जाए, तो वह अपने 5वां अक्षर में क्या होता है? चेंज हो जाता। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? टा हो गया। ये कौन सा अक्षर है? 5वां वर्ण का ये म है और ये टा जो आया है ट, ये क्या है? ट वर्ग है, अर्थात ये पहले वर्ण का ट वर्ग अर्थात स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन और म का जब करेंगे यहाँ लिख लेंगे म प्लस स्पर्श व्यंजन। समझने के लिए है। स्पर्श व्यंजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5वां अक्षर। ठीक है, 5वां अक्षर लिख लेंगे ये समझने के लिए। ठीक, केवल ये समझने के लिए हमने इतना लिखा। म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो वो अपने 5वें अक्षर में क्या होता है? बदल जाता है। यहाँ पे जो अड़ आया है यह क्या है? ये 5वां ये अक्षर तो है, 5वें वर्ग अर्थात क वर्ग, ख वर्ग, क छ ट त व प वर्ग के, ये क्या है? 5वें अक्षर का 5वां वर्ण है। 5वें वर्ग का 5वां वर्ण कह लीजिए या 5वें वर्ग का 3रा वर्ण कह लिए इधर से, या ट वर्ग का 5वां अक्षर कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक, तो ये क्या हुआ? घम घंटा बराबर घंटा, अर्थात ये अड़ क्या है? 5वां अक्षर है, इसलिए हमारा संधि क्या है? सही है। किस प्रकार? क्योंकि म के बाद स्पर्श व्यंजन ट आया है और इसका नियम है कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो ये अपने 5वां अक्षर में क्या होता है? बदल जाता है। ये है इसका नियम। ठीक है, समझ में आ गया? एक उदाहरण और देख लेते हैं। समधन तोष। ठीक है, समधन तोष बराबर क्या हो जाएगा? संतोष। ठीक है, संतोष में कौन सी संधि? अगर कोई पूछता है कि संतोष में कौन सी संधि है या समधन तोष बराबर संतोष कौन सी संधि है, तो सीधे आप क्या कहोगे? ये है भैया व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म है और म का नियम है कि कोई भी म वर्ड आए, अर्थात म के नियम में अगर पहले खंड के लास्ट अक्षर म हो और दूसरे खंड के पहला अक्षर स्पर्श व्यंजन का कोई सा भी क्या हो? वर्ड हो। स्पर्श व्यंजन का कोई सा भी वर्ड हो तो वह अपने 5वें अक्षर में क्या है? बदल जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? त से पहले जो न लगा यह किस अक्षर का है? ये 5वां अक्षर का न है, ये नासिक के व्यंजन, अर्थात कहने का मतलब कि म अगर पहले खंड में म आए, दूसरे में स्पर्श व्यंजन, पहले में लिख लो, पहले खंड के लास्ट अक्षर। ठीक है, बराबर नहीं प्लस पहले खंड का लास्ट और दूसरे खंड का पहला अक्षर स्पर्श, स्पर्श इक्वल टू क्या हो जाएगा? नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये समझने के लिए मैंने लिख रखा है कि पहले खंड में अगर म आता है, नियम इसके किसके? चौथे में, म के नियम में अगर पहले खंड में म आता है और दूसरे, पहले खंड का मतलब ये मत समझ जा कि आगे आ जाए पीछे आ जाए, नहीं, इसका एक संधि का नियम होता है जो पहले खंड के लास्ट वाले अक्षर से मतलब होता है। म आ जाए प्लस दूसरे खंड के पहले अक्षर क्या है?
स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन का कोई सा भी वर्ड आ जाए तो यह म क्या होता है, अपने पांचवें अक्षर अर्थात नासिकीय व्यंजन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ये कौन सा नियम है, नियम नंबर 4 है। क्यों, म का पांचवा अक्षर में परिवर्तन, नियम नंबर 4। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है बाकायदे, म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श 25 व्यंजनों में से अगर कोई सा भी व्यंजन आ जाए, इसमें कोई सा भी व्यंजन आ जाए आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का, किस वर्ग का, पांचवें वर्ग का कौन सा, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर या वर्ड हो जाता है। अर्थात अंगा इया ड़ न म, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पांचवा अक्षर में परिणत हो जाएगा, कौन, म। ठीक, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इसके 5वें 6ठे नंबर को लेके। इसी तरह 1 बाय 1 नियम को मैं बताता रहूँगा और भली प्रकार से समझाने का प्रयास करूँगा, आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ामों के लिए या एग्ज़ाम में जो चल रहे हैं लाभदायक हो और आज आपका दिन शुभ मंगलमय हो या आपका दिन शुभ हो।